बिहार वो जमीन जिसने राजनीति को नया आयाम दिया, वो मिट्टी जिसने देश को दिशा दी और आज एक बार फिर बिहार की राजनीति एक महासंग्राम के मुहाने पर खड़ी है। बिहार चुनाव की तारीखें नजदीक हैं और बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर अगले 5 साल की तकदीर लिखने की तैयारी जोरों पर है। यह सिर्फ चुनाव नहीं है, यह है रोजगार, पलायन, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे अहम मुद्दों पर जनता का फैसला। जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाओं और रोड शो में जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है, सत्ता पक्ष अपने काम, अपनी योजनाओं को लेकर जनता के बीच है, तो वहीं विपक्ष इस बार पूरी ताकत से सरकार को घेरने की तैयारी में है। बिहार के चुनावी अखाड़े में बड़े बड़े धुरंधर उतर चुके हैं। हर पार्टी ने अपना पूरा दमखम झोंक दिया है। एनडीए बनाम महागठबंधन की सीधी टक्कर में कौन किस पर भारी पड़ेगा? युवा नेतृत्व की लहर चलेगी या अनुभवी नेताओं का जादू सिर चढ़कर बोलेगा? क्या बीजेपी सचमुच लड़ रही नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव? नीतीश की पलटू राम की छवि के बावजूद आखिर क्यों है बीजेपी को इतना भरोसा? क्या इस बार पटना में बीजेपी का मुख्यमंत्री लेगा शपथ? क्या नीतीश कुमार की विदाई का वक्त आ चुका है? क्या ड्राइविंग सीट पर सचमुच बीजेपी चल रही है? नीतीश के बेटे निशांत कुमार का क्या रहेगा रोल? 29 सीटों के साथ मैदान में चिराग पासवान का क्या रहेगा किरदार? और क्या इस चुनाव में कोई तीसरा मोर्चा बाजी पलट सकता है? पीके इस सियासी समर में पास होंगे या फेल? और मुस्लिम सीटों पर क्या सोचती है जनता? कास्ट फैक्टर आखिर कितना करेगा काम? क्या बिहार में रिपीट होगा महाराष्ट्र मॉडल? लालू यादव के परिवार के आपसी झगड़ों का कितना होगा असर? बिहार के सियासी गलियारों में घूमते हुए इन सवालों का जवाब आज आपको हम दिखाएंगे द मैन ऑफ प्रेडिक्शन डॉक्टर जगदीश चंद्र के द्वारा द जेसी शो में बताई गई उन झलकियों में, जहां बिहार चुनाव से जुड़े हर सवाल का जवाब मौजूद है। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि हम आपको लेकर चल रहे हैं उस चुनावी रण के विश्लेषण में जहां बिहार के सियासी दंगल के हर समीकरण का लेखा जोखा बताया है डॉक्टर जगदीश चंद्र ने। सर, आखिर इस बार किन किन मुद्दों पर बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस चुनाव लड़ रही है और क्या आपको इन मुद्दों में कोई एक समानता भी दिखती है? समानता तो है कि एक लोक लुभावन है दोनों तरफ के मुद्दे बेसिकली, ठीक है ना। और फेस वैल्यू पे अगर देखें 1 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे 5 साल के अंदर। फिर ये महिला फैक्टर है, ये फिर महिलाओं का 35% वो है, आपका रिजर्वेशन है। फिर 124 यूनिट बिजली महिलाओं से रिलेटेड ज़्यादा वो है आपके पास में जो है। फिर पेंशन बढ़ा देंगे, 400 से 1100 कर देंगे समथिंग, ऐसे छोटे मोटे पूरा पैकेज जैसे बना हुआ वो तो। लेकिन एक महिला ही और ये बिजली है, यही गेम चेंजर है। कांग्रेस में बेसिकली कास्ट एंड रिजर्वेशन, और रिजर्वेशन में भी क्या है 50% की सीमा हम तोड़ देंगे, ये कांग्रेस का कहना है रिजर्वेशन की। तो मोटे मोटे तौर पे इस तरह की स्थिति। सर, लेकिन चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना को जो मेट्रो की सौगात दी, उसको आप कैसे देखते हैं? वो बहुत अच्छा कदम है। पिछली बार मैं पटना गया तो मेट्रो काम चल रहा था, तो मैंने भी नहीं सोचा था इतनी जल्दी आ जाएगी। तो ये तो मानना पड़ेगा इसमें कि एग्जीक्यूशन जो है ना वो नरेंद्र मोदी का गजब है। और रेलवे में ऐसा आदमी ला के बैठा दिया उन्होंने, अश्विनी वैष्णव, जो खुद भी अपने आप में एग्जीक्यूशन मास्टर है, जिसे कहना चाहिए। क्रेडिट मिलना चाहिए रेल मंत्री को भी इसमें जो है। इतना बढ़िया हो गया, दिन में 20-25 फेरे करती है, 1.5 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर का रूट है वहाँ पे। दैट वे जो है जारी आ रही आकर्षण केंद्र है। बिहार के लोग जो गांव-गांव से मोतीहरी से आते हैं, कहीं दूर से आते हैं, वो सब आके देखते हैं उसको कि मेट्रो कैसी होती है। और मेट्रो सुंदर है और चुनाव के समय बनाएगी तो और ज़्यादा सुंदर है, वंदे भारत की तरह। दैट वे जो है तो एक अच्छा पॉपुलर मूव है। और इससे नरेंद्र मोदी का मैसेज भी जाता है कि हम सत्ता में आएंगे तो हम विकास करेंगे, हमारा विकास का एजेंडा है वहाँ पे जो है। अच्छा इम्पैक्ट है इसका मेट्रो का। हाँ। सर, कास्ट समीकरण और मुफ्त की स्कीम्स के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म, जीएसटी रिफॉर्म लागू किया है। सर, सवाल ये है कि इस जीएसटी रिफॉर्म क्योंकि ये घर घर में इम्पैक्ट कर रहा है, तो क्या चुनाव में इसका इम्पैक्ट दिखेगा? एब्सोल्युटली 100% दिखेगा। बिहार कास्ट ओरिएंटेड है, सब कुछ है, इवन देन मेरिट काउंट्स। और अगर पैकेज है मान लो 4 लोगों का या महिलाओं का ही पैकेज है मान लो, और मैं कहता हूँ 70% महिलाएं जा रही हैं एक मुश्त वोट देने इनको, बीजेपी और इनको जो है, तो अब मान लीजिए 5% इसके भी आप ऐड कर लीजिए जीएसटी के अंदर। उसके अंदर 2.5 लाख करोड़ का है रिलीफ जिसे कहते हैं। और जहाँ 12% टैक्स था वो 5% टैक्स आ गया है। और कहाँ आया है, जिन चीज़ों पे आया है
आपके घर में अगर 10 चीज़ें आती हैं तो 99% चीज़ों पे वो रिलीफ लागू होता है आज जो है, तो हर आदमी प्रभावित हुआ, चाहे 100 रुपये सही, लेकिन बिहार के आदमी के लिए और कोई भी आदमी पैसा सबको अच्छा लगता है, दैट वे जो है। अब टिकट जा रहे हैं यहाँ से जयपुर जा रहे हैं, मान लो 300 रुपये लगते हैं, 200 रुपये लग रहे हैं, तो अच्छा लगेगा, 100 रुपये मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ यार अच्छा है, फील गुड फैक्टर जैसे कहते हैं, अच्छा इम्पैक्ट। सर भारतीय जनता पार्टी के लिए तो उसका कार्यकर्ता जो ज़मीन पर है हर जगह, वो बहुत ताकत है उनकी। और 15 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार वो नारा दिया कि मेरा बूथ बहुत मजबूत करके एक नारा दिया है, मेरा बूथ सबसे मजबूत। सर इसका कितना इम्पैक्ट होगा, कार्यकर्ता मोबिलाइज होगा इससे? वही देखो, एक तो नरेंद्र मोदी में जादू है, आप देखते हैं कुछ ही बोलते हैं कुछ भी करते हैं, पॉपुलर हो जाता है, नारा बन जाता है, वो जो है दैट वे अट्रैक्ट करते हैं। अब नमो ऐप पे कल उन्होंने जो है एक संवाद कर लिया इस तरह का डायलॉग जो है, और ये कहा बिल्कुल जो आप कह रही हैं कि मेरा बूथ सबसे, उनका फोकस आजकल वही है कि बूथ को मजबूत करो। अमित शाह का फोकस भी यही था, नड्डा का फोकस भी यही था कि बूथ को मजबूत करो, ये कहा उन्होंने। और फिर साथ में और भी आगे बढ़ के उन्होंने कहा कि विद इन एनडीए जो कोऑर्डिनेशन के इश्यूज़ हैं बूथ लेवल पे, उसको सॉर्ट आउट करो, बूथ इज़ द रूट कॉज ऑफ सक्सेस और फेलियर, ये उनका कहना है जो है। और फिर उन्होंने कहा कि एकजुट भारत एकजुट इंडिया, मतलब वो तो फिर उसी का एक्सटेंशन है। फिर ये भी कहा कि दिवाली 2 बार आ गई, इस बार जीएसटी की दिवाली आ गई, दूसरी दिवाली आ गई, वो तो एक उसका एक्सटेंडेड पार्ट है। लेकिन एक अच्छा नारा था, चुनाव के समय एक नया नारा दिया उन्होंने, कार्यकर्ताओं को प्रभावित करेगा, कार्यकर्ताओं को बूथ की ओर जाने की प्रेरणा देगा, एंड दैट इज सक्सेस स्टोरी। जी सर, लेकिन जो बिहार के वोटर्स हैं उनमें एक आम धारणा अभी भी बनी हुई है कि पीके की पार्टी और पीके खुद वो बीजेपी की बी टीम है, आपका आकलन क्या है? सुनते हैं ऐसा, लेकिन लगता नहीं है। जिस तरह से वो भाषण दे रहे हैं, इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, उनके चेहरे पे जो कन्विक्शन है, तो बी टीम नहीं है। लेकिन अगर सरकार बनाने के लिए बीजेपी को 5 आदमी की जरूरत पड़ी और 5 पीके के पास है, तो पीके ना थोड़ी कहेंगे, प्रेम से भी नहीं कहेंगे और वैसे भी नहीं कहेंगे। वैसे में चांस की बात है कि पीके के कैंप में कह रहा था, देखो हमारे इनकम टैक्स सरकार ने भेज दिया, नोटिस आ गया हमारे यहाँ, हमारी वाइफ के एनजीओ पे रेड पड़ गई है। और तो पार्ट ऑफ लाइफ है यार, पॉलिटिक्स में होता है ना, एवरीथिंग इज़ फेयर एंड ऑल दिस, इसे क्यों इतना बुरा मान रहे हो? जी। और ख़ुद वो कह रहे हैं कि मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं नरेंद्र मोदी अमित शाह से, तो अच्छे संबंध हैं, बढ़िया है, 7-8 सीटें जीत के आ जाओ, ज़रूरत तो बीजेपी को पड़ेगी नहीं। अगर पड़ेगी और नीतीश कुमार ने कोई दाएँ बाएँ कुछ किया और कोई शिंदे विंदे खड़ा हुआ, वहाँ कुछ ऐसा करना पड़ा और 7 की वैल्यू हुई, ठीक है ना, तो पीके को बुला लेंगे, पीके ना थोड़ी कहेगा। सर क्या आपको लगता है कि अपनी अति महत्वाकांक्षाओं के चलते पीके का अंततः अरविंद केजरीवाल जैसा होगा? ये तो थोड़ा ज़्यादा है, नहीं हो, ईश्वर करे ऐसा। उनका अंत तो बहुत दुखद था, इन वे दुखद ही है, जेल में रहे और किया सारा उस तरह से जो है। पीके का इतना, हालांकि महत्वाकांक्षा है उनकी, और वो भी कांग्रेस का विकल्प बनने की सोचते हैं। बहुत सारे लोग जीवन में इसीलिए बर्बाद हुए कि किसी ऐसे व्यक्ति का विकल्प बनना चाहते थे, दैट वे जो है, जो संभव नहीं था या भाग्य ने साथ नहीं दिया उनका, ये है। आदित्य हंस रही, इसको कोई रेफरेंस ध्यान है जो है, ठीक। तो विकल्प की बात है, तो वो भी कांग्रेस का विकल्प बनना चाहते हैं, ये जो है पीके, केजरीवाल विकल्प बनना चाहते थे। अगर पीके अपने इंटीग्रिटी वैल्यू सिस्टम को ऐसा ही रखते हैं तो ठीक है, उनके जीवन में ऐसी कोई त्रासदी नहीं होगी, जेल जाना करना इस तरह की बातें नहीं होंगी, दैट वे है जो कहा जाए तो। और लगता नहीं है कि ऐसा, बट ही शुड बी कॉशियस। लेकिन उनको केजरीवाल अगर भाग्य में लिखा है उनका केजरीवाल बनना, तो इसमें 2-3 साल लगेंगे, आज ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ टू अर्ली टू से क्यों केजरीवाल बनेंगे, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर हिम कि वैसा नहीं बने। जी अच्छा, और सर अगर हम टिकट वितरण की बात करें तो कास्ट फैक्टर के सामने क्यों पीके को झुकना पड़ा? ये जीवन का सत्य है, ट्रेजेडी है और सत्य है, दोनों बातें हैं। पीके जैसे व्यक्ति को जो आदर्शों पे चुनाव लड़ना चाहता था, जो महंगाई, रोजगार मुद्दे इस तरह के जो हैं, इन मुद्दों पे लड़ना चाहता था, डेवलपमेंट पे लड़ना चाहता था, ठीक है ना, राष्ट्रीय एकता पे लड़ना चाहता था, सांप्रदायिक सौहार्द पे लड़ना चाहता था, अल्टीमेटली उसको वहीं नतमस्तक होना पड़ा कास्ट कार्ड के सामने। ये इस 21वीं सदी की सबसे बड़ी सच्चाई है, जिसे कहते हैं कि पीके को स्वीकार करना पड़ा। लेकिन पीके की ये मजबूरी बिहार में हो सकती है ज़्यादा, और राज्यों में हर जगह कास्ट कार्ड इतना पावरफुल नहीं जितना बिहार के अंदर है। लेकिन फिलहाल तो बात सच है कि कास्ट कार्ड के सामने पीके जैसा पढ़ा लिखा मूल्यों की बात करने वाला व्यक्ति भी नतमस्तक खड़ा है। सर सीमांचल की मुस्लिम बहुल 24 सीटों का आखिर आप क्या भविष्य देखते हैं, और असदुद्दीन ओवैसी की अगर बात करें तो उनकी क्या भूमिका नजर आती है? इम्पॉर्टेंट है, जिसे कहना चाहिए ये अपना एक नैरेटिव अलग है 24 सीटों का, जिसे कहते हैं इट विल रीशेप द पॉलिटिक्स ऑफ बिहार इन द कमिंग डेज। ओबीसी को एक
पास्टर लैंड होती है, जो दिख गए वहाँ, घुस गए वहाँ पे वो, तो कहते हैं बिहार में 19% मुस्लिम है, मैं उनका नेता बनना चाहता हूँ। और वो कहते हैं मेरी ज़मीन है, मैं यहाँ से मैंने अपनी राजनीति शुरू की है, के साथ न्याय नहीं हुआ, बड़ी बड़ी बातें जो करते हैं पॉलिटिकली दैट वे जो है, तो जा रहे हैं वो। लेकिन ऐसी कोई एनडीए ख़राब नहीं है। पिछले साल 10 सीटें आरजेडी को मिली थी, 9 एनडीए को मिली थी। अब भी ऐसा है ना, पोलराइजेशन अगर होता भी है ना, तो हिंदूज़ आर नॉट इन लेस मेजोरिटी एक्सेप्ट इन सर्टन एरियाज़। तो ठीक है, आपकी राजनीति उछाल खा रही है अभी जो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एनडीए और ये दूसरी पार्टी जो है आपकी नीतीश कुमार की, ये पिट जाएंगे वहाँ, ऐसा नहीं है। सर, मैंने सुना है कि हाल ही के दिनों में एक समारोह हुआ था, मुस्लिम समारोह में नीतीश कुमार ने टोपी पहनने से इनकार कर दिया था, तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये द कंपनी यू कीप, आजकल भाजपा वालों की संगत में है, उनका रिमोट कंट्रोल वही है दैट वे। तो मन में सोचता है ना क्या कि नया पंगा क्यों लो, क्यों नाराज़ करें इनको, अपने अलाई हैं। और उनको मालूम है कि भाई इस तरह से बीजेपी वाले टोपी वोपी नहीं पहनते हैं, उन समारोह में जाकर प्रधानमंत्री भी नहीं पहनते हैं, पहले कभी था तो नहीं पहनी थी दैट वे जो है। तो ही इज़ प्लेइंग सेफ, इतना ही है इसका ज़्यादा। और दूसरा उनको ये भी लगा हुआ मन में कि मुस्लिम वोट्स अभी भी जो है उनका झुकाव जो है तेजस्वी की तरफ है, लगा हुआ ऐसा दैट वे। और कई बार ये भी होता है, तबीयत ठीक नहीं होती आदमी कहता है चलो जल्दी चलो यार, ख़त्म करो फंक्शन, टोपी वोपी बाद में पहनेंगे। ये भी होता है एट टाइम्स, आदमी सोच के कुछ आता है फंक्शन में, मैं ये भाषण दूंगा, ये करूँगा, फिर लेट हो जाता है, फिर आयोजक कहते हैं साहब ये 3 चीज़ें बाकी रह गई हैं जो है, वो कहता है अभी तो मैं जा रहा हूँ यार, अगली बार देखेंगे। तो कुछ भी हो सकता है, ऐसा कोई खास बात नहीं है। सर, लेकिन एन वक्त पर प्रशांत किशोर ने चुनाव ना लड़ने का फैसला क्यों किया? उसका ये था मेन कारण, एक तो कि फील्ड में जाएंगे, सब पे फोकस करेंगे अपना। और जैसे मैंने कहा कि मैं इसको उचित नहीं मानता, उनके समर्थक भी निराश हैं इस बात से कि चुनाव लड़ना चाहिए था यार। चुनाव लड़ते भी हैं, लोग भी जाते आते हैं। चुनाव जैसे आप बाहर हटते हो तो ऐसा लगता है आधी लड़ाई तो आप हार गए, लोगों का व्यू है अपना अपना। और दूसरे लोगों का व्यू ये है, मतलब क्या, चुनाव लड़ने से ऐसा लगता है एम्पावरमेंट है आपका। तो जनता में पीके जो है ना, एक एम्पावर्ड पीके दिखता है जनता में, वो जो दिखता है। और चुनाव नहीं लड़ता तो ऐसा लगता है एडवाइज़र के रोल में है। और वैसे उनका खुद का परसेप्शन और खुद का कैलकुलेशन ये है कि नहीं, मैं कॉन्स्टेंसी फोकस करूँगा, मैं प्रचार पे फोकस करूँगा, मुझे सत्ता में लौटने की जल्दी नहीं है। और ऐसा कुछ हो गया और मैं जीत गया तो ठीक है, वापस आ जाऊँगा, उसमें क्या इशू है मेरे लिए जो है। तो दिस इज़